नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 12वीं इस पाठ्यपुस्तक के पाठ्यक्रम के अनुसार हम आज इस विभाग का विचार करने वाले हैं, जो कि इस पाठ्यपुस्तक में जो दूसरा ऐसा विभाग है, व्यवहारिक तीसरा विभाग व्यवहारिक हिंदी। इस विभाग के अंतर्गत के जो रचनाएं हैं, उस रचनाओं में से जो 14वीं रचना है, ये पल्लवन इस रचना को लेकर हम देखने वाले हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, जैसे कि आपका जो पाठ्यपुस्तक है और उसमें जो तीसरा विभाग व्यवहारिक हिंदी है, इसके पूर्व हमने विशेष अध्ययन को लेकर गुणक्रिया को लेकर देखा था। तो ये जो आपको आपके पाठ्यपुस्तक के जो विभाग के अंतर्गत अलग अलग जो रचनाएं दी गई है, इसके पीछे कोई ना कोई एक उद्देश्य है। अब व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत हमें जो अध्ययनार्थ रखे गए जो पाठ है, वे कौन कौन से हैं इस साल, इसको लेकर भी हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए। कोविड-19 की वजह से पाठ्यक्रम के बीच में से हर एक विभाग के बीच की कुछ रचनाओं को कम कर दिया गया है। उसको लेकर पहले अगर जानकर लेने की कोशिश करेंगे तो 18वीं जो रचना है, प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव, ये रचना आपके अध्ययनार्थ से कम कर दी गई है। ये पहली बात ध्यान से समझ कर ले लीजिएगा। बाकी के जो व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत रचनाएं आती हैं पाठ्यक्रम के अनुसार, तो उसे हमें देखना है। तो पहले व्यवहारिक हिंदी ये क्या है, या ये जो व्यवहारिक हिंदी को लेकर जो 3-4 रचनाएं हमें अध्ययनार्थ रखी गई है, इसका उद्देश्य क्या है। तो विद्यार्थी मित्रों, इसका उद्देश्य ये है कि आज का ये जो युवक है, भाषा विषय को लेकर अगर देखा जाए तो एक बात यानी कविताएं होती हैं, गद्य पद्य होते हैं, इसको लेकर हमारे जीवन में इसका क्या उपयोग है, ये कई प्रश्न हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। तो आज के शिक्षा नीति के अनुसार छात्रों को व्यवहारिक ये जो हिंदी है, इस रचनाओं के माध्यम से अपने जीवन के लिए वे कुछ क्या पा सकते हैं, इस बात को लेकर ये व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत कुछ पाठ आपको अध्ययनार्थ रखे गए हैं। तो ताकि छात्र, आज का युवक इस भाषा का ज्ञान अवगत करके आप अपने जीवन के बीच या जीवन जीने के लिए इसका वह उपयोग कर सके, या जीवन जीने का भाषा ये उसका आधार बन सके, ये इसके पीछे की व्यवहारिकता है। तो व्यवहारिक हिंदी के जितने भी पाठ है, उसके माध्यम से हमें यही सीख मिलती है, या इसके पीछे का उद्देश्य भी यही है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये हुआ व्यवहारिक हिंदी तथा इस रचनाओं का अध्ययन करने के पीछे की भूमिका क्या है शिक्षा नीति के अनुसार, ये बात हम अच्छी तरह से समझ गए हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हम इस हमारे अध्ययन के लिए जो रखे गए व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत के जो रचनाएं, उनमें से पहली जो रचना है और पाठ्यक्रम के अनुसार ये 14वीं रचना है, जिसका नाम पल्लवन
ऐसा है या ऐसा शीर्षक है इस रचना का। तो जो भी रचना हम देखते हैं तो उसके पहले हम उस रचना के जो रचयिता है, लेखक है, कवि है, इनका हम परिचय देखते हैं ताकि उनके व्यक्तित्व का, उनके विचारों का उस रचना के ऊपर प्रभाव होता है और उस रचनाकार को अगर हम अच्छी तरह से समझते हैं तो उनका पाठ भी हम अच्छी तरह से या कोई रचना भी हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हम जो देखने जा रहे हैं पल्लवन, इस रचना को लेकर इसके जो रचयिता हैं डॉक्टर दयानंद तिवारी जी इस रचना के रचयिता हैं। इनका व्यक्तिगत परिचय देखा जाए तो डॉक्टर दयानंद तिवारी जी हमारे महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के बीच खोपली गांव से ये आते हैं। इन्होंने उच्च अध्ययन प्राप्त करने के बाद एक सफल अध्यापक के रूप में उनकी ख्याति रही है। अध्यापक के साथ साथ समाजशास्त्री तथा एक प्रतिबद्ध हिंदी साहित्यकार के रूप में ये हमेशा चर्चित रहे हैं और समाजशास्त्री और एक साहित्यकार हो जाने के कारण उन्होंने अनेक विषयों को लेकर उनका गहन चिंतन रहा है। इसलिए आकाशवाणी तथा राष्ट्रीय चैनलों पर होने वाले अनेक विषयों के ऊपर जो चर्चा सत्र होते हैं उसमें उन्होंने कई चर्चा सत्रों में वे सम्मिलित हो चुके हैं और महाविद्यालयीन समस्याओं को लेकर वे निरंतर जागरूक रहे हैं। अध्ययन, अध्यापन आदि शैक्षणिक विषयों को लेकर निरंतर वे इस क्षेत्र के बीच दिशा निर्देशन वे करते रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के बीच भी आपका मंतव्य आपने रखा है। ऐसे एक बहुत ही गहरे समाज शास्त्री हो जाने के कारण बहुत ही गहरे ऐसे समाज के बारे में सोचने वाले, चिंतन करने वाले ऐसे महाराष्ट्र के हिंदी साहित्यकार के रूप में इनका परिचय रहा है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये हुआ लेखक का परिचय। आगे बढ़ते हैं। इनकी प्रमुख कृतियां क्या हैं? साहित्य का समाजशास्त्र तथा समकालीन हिंदी कहानी, विविध विमर्श, चित्रा, मुदगल के कथा साहित्य का समाजशास्त्र, हिंदी व्याकरण, हिंदी कहानी के विविध आयाम आदि आदि। इन्होंने इस हिंदी भाषा के माध्यम से इन अनेक रचनाओं का निर्माण किया। इसलिए हिंदी कहानीकार के रूप में, व्याकरणकर्ता के रूप में डॉक्टर दयानंद तिवारी जी का परिचय रहा है। अब देखिए कि आगे बढ़ते हैं। जो हम रचना देख रहे हैं वो पल्लवन, ऐसा शीर्षक है इस रचना का। तो इस रचना को लेकर कौन सी हिंदी साहित्य के बीच कौन सी विधा में ये आती है? तो प्रस्तुत अध्ययनार्थ रखी गई ये जो रचना है विद्यार्थी मित्रों, ये है एकांकिका। और जैसे कि हिंदी साहित्य के बीच गद्य विधा को लेकर कथा, कहानी, निबंध, एकांकिका, नाटक, ये अलग अलग ऐसी विधाओं के माध्यम से रचयिता सृजन करता है। अपने भाव, अपने विचार, सामाजिक समस्याएं, संसार की समस्याएं अपने विचारों के माध्यम से इन रचनाओं में रचना के माध्यम से प्रस्तुत करता है। तो एकांकिका और नाटक, इसमें क्या फर्क है? एकांकिका
ये जो होती है 1 घंटों की होती है, और नाटक जो होता है 3 घंटों का होता है, जो रंगमंच पर खेला जा सकता है। एकांकिका भी रंगमंच पर प्रस्तुत की जा सकती है। चौराहे पर इस बात को यानी इस एकांकी के पात्रों के माध्यम से वह भी प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है। ये एकांकिका की विशेषता होती है। वैसे नाटक चौराहे पर नहीं दिखाए जा सकते हैं। नाटक और एकांकिका में ये फर्क होता है। तो प्रस्तुत एकांकिका जो है, हिंदी साहित्य में एकांकिका का एक विशिष्ट स्थान है। एकांकिका को सरल भाषा में नाटक का लघु रूप कहा जा सकता है। जीवन के किसी एक अंश प्रसंग को एक ही अंक में प्रभावशाली ढंग से मंच पर प्रस्तुत करना एकांकिका की विशेषता होती है। अपनी बात को व्यक्त करने हेतु वर्तमान समय में एकांकिका को उपयोग में लाना लेखकों के लिए उपयुक्त सिद्ध होता है। तो एकांकिका ये जो विधा है, किसी लघु विषय को लेकर, एक विषय को लेकर चुटकुले संवादों के माध्यम से, पात्रों के माध्यम से ये विषय का एक विषय का प्रस्तुतिकरण बहुत आसानी के साथ इन्हें किया जा सकता है। और आज के युग में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, अनेक प्रकार के जो पीड़ाएं हैं, इनको लेकर या अलग अलग प्रकार की जो समस्या है, जैसे कि पानी की समस्या, बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या है, अनेक प्रकार के विषय हैं। इस एक ही विषय को लेकर चुटकुले संवादों के माध्यम से 1 घंटे के अंदर रंगमंच पर भी इसे खेला जा सकता है, दिखाया जा सकता है। चौराहे के पर भी इसे प्रस्तुत किया जा सकता है। ये खूबी एकांकिका की होती है और इसके कारण आज लेखकों के लिए ये एकांकिका बहुत ही आसान सिद्ध हो चुकी है। तो विद्यार्थी मित्रों, एकांकिका ये विधा क्या होती है ये आपने जाना। आगे बढ़ते हैं। इस पल्लवन इस एकांकिका के का जो पाठ परिचय है उसको लेकर हम विचार करेंगे। तो व्यवहारिक हिंदी के अंदर पल्लवन की प्रस्तुति एकांकिका विधा भी की गई है। साहित्य शास्त्र में पल्लवन लेखन को उत्तम साहित्यकार का लक्षण माना गया है। प्रस्तुत पाठ में पल्लवन अर्थात किसी उद्धरण, सूक्ति, सुवचन के विस्तारित अर्थ लेखन को अत्यंत सरल शैली में समझाया गया है। पल्लवन शब्द की अवधारणा का प्रतिपादन और उसका साहित्य शास्त्रीय विवेचन प्राप्त हुआ है। पल्लवन लेखन के विविध अंगों और नियमों को स्पष्ट करते हुए व्यवहारिक हिंदी के विभिन्न क्षेत्रों में उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालता है। तो पाठ परिचय को लेकर अगर देखते समय अगर देखा जाए तो ये पल्लवन इस एकांकिका को लेकर जो हम देखने जा रहे हैं, मूलतः पल्लवन यानी क्या, इस बात को लेकर यहाँ इस एकांकिका में अनेक ऐसे विद्यार्थी हैं जैसे कि रोशन है, मूल रूप से यदि प्रमुख ऐसा पात्र यहाँ अध्यापक है, प्रतीक है, शीतल है, ये अनेक गौरांश है। ये सभी पात्र जो है विद्यार्थी के रूप में है और एक अध्यापक है जो कि इस पल्लवन ये क्या होता है ये अपने अध्यापक शैली के माध्यम से यहाँ अध्यापक विद्यार्थियों को समझा देते इस एकांकिका के अंतर्गत।
तो विद्यार्थी मित्रों, पल्लवन यानी किसी काव्य पंक्ति को, किसी काव्यांश को, किसी सूक्ति को, लोकोक्तियों को या कोई महत्वपूर्ण ऐसे सुवचन जो होते हैं, इनका विस्तारित रूप से अर्थ स्पष्टीकरण, इसका मतलब होता है पल्लवन। तो यहाँ इस व्यवहारिक हिंदी के बीच ये जो पल्लवन को लेकर जो महत्व यहाँ बताने की, इस एकांकिका के माध्यम से महत्व बताने की जो यहाँ कोशिश की गई है, इसका कारण यह है कि आज के युवकों को किसी भी बात को लेकर, किसी भी सूक्ति को लेकर, उक्ति को लेकर, कहावत को लेकर अथवा कोई काव्यांश है, तो इस विषय के ऊपर अपना विचार करना, चिंतन करके इसका जो मूल अर्थ है, मूल भाव है, उस गहराई तक आज का विद्यार्थी जाना चाहिए और उसे इस सूक्ति का, उक्ति का अथवा सुवचन का स्पष्टीकरण करना आना चाहिए व्यवहारिक रूप से। ये बात यहाँ स्पष्ट की गई है। अब देखिए कि पल्लवन का अर्थ अगर देखा जाए तो संक्षिप्त में ऐसा है कि किसी विषय को का विस्तार करना, फैलाव करना, इसी को हम पल्लवन ऐसा कहा जाता है। या कोई दृष्टांत होते हैं, कई उदाहरण होते हैं, इसका विस्तार किया जाता है। ऐसे शब्दों को हम पल्लवन कहते हैं। अब देखिए कि एक बात पल्लवन को लेकर आपको पहले समझ कर लेनी है। इस एकांकिका के पात्रों के अनुसार और संवादों के अनुसार आगे बढ़ने से हमें एक विचार करना है। कौन सा विचार करना है कि पल्लवन, इसका मूल अर्थ क्या है, ये समझ कर लेना है। तो पल्लवन को लेकर आपके मन में एक सवाल भी पैदा होगा कि पल्लवन यानी क्या, निबंध है क्या? तो निबंध नहीं है। निबंध में बौद्धिकता, चिंतन, मौलिकता, ये बातें जरूर होती है, लेकिन पल्लवन जो होता है निबंध के जैसा जरूर लगता है, लेकिन ये बात थोड़ी सी अलग होती है। तो पल्लवन और निबंध में क्या अंतर है? देखिए, जहाँ निबंध में किसी विचार को विस्तार से लिखने के लिए कल्पना, प्रतिभा और मौलिकता का सहारा लिया जाता है, वही पल्लवन में विषय का विस्तार एक निश्चित सीमा के अंतर्गत ही किया जाता है। पल्लवन की कुछ विशेषताएं और नियम होते हैं। पल्लवन के लिए भाषा के ज्ञान के साथ साथ विश्लेषण, संश्लेषण, तार्किक क्षमता, अभिव्यक्ति कौशल की आवश्यकता भी होती है। तो निबंध के बीच देखिए के अंतर क्या है? निबंध को किसी विषय को लेकर हम विस्तार से वहाँ कल्पना और प्रतिभा और मौलिकता का महत्व होता है, लेकिन पल्लवन में ऐसा होता है कि ये इन बातों की भी ज़रूरत होती है, लेकिन हमारी जो भाषा है उस सीधी सरल भाषा के माध्यम से उसका विश्लेषण करना, इसके अंदर यानी क्या है, इसका संदर्भीय बातें यानी संश्लेषण करना, उसके उस कोई सूक्ति है, कोई उक्ति है, कोई सुवचन है, उसके अंतर्गत के विचार भावों को लेकर तार्किक क्षमता के साथ वो चीज़ें बाहर निकालना और अभिव्यक्ति यानी कौशल्य भी यहाँ होना बहुत जरूरी होता है। और इसके साथ साथ जो किया गया, जो किसी सूक्ति या किसी मुहावरा, किसी लोकोक्ति, इसका जो विश्लेषण होता है उसी को हम पल्लवन कहते हैं। पल्लवन में भाव विस्तार के साथ साथ चिंतन का भी स्थान होता है।
प्रथम दृष्टि में किसी सुक्ति आदि का सामान्य अर्थ ही समझ आता है, परंतु जैसे जैसे उस सुक्ति को विशेष को ध्यानपूर्वक और बार बार पढ़ते हैं तो उसमें निहित गुण अर्थ स्पष्ट होने लगता है। तो देखिए कि पल्लवन में क्या है कि कोई मुक्ति होती है, तो विद्यार्थी मित्रों जैसे करनी वैसी भरनी, जो करेगा वो भरेगा। तो ये जो सारी बातें होती है या ऐसी अगर कहावतें उक्तियाँ होती है, इसका अगर यानी सीधा सरल जो अर्थ होता है कि संक्षिप्त में नहीं होता है, उसका गूढ़ अर्थ होता है। और उस गूढ़ अर्थ को निकालने के लिए, इसका विस्तार करने के लिए, उसके ऊपर यानी स्पष्ट करने के लिए जो स्पष्ट करने वाला है यानी उनकी बौद्धिक क्षमता भी होनी चाहिए और उसे समझने के लिए भी वह क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। और जब इसका कोई विश्लेषण करता है या विश्लेषण किया जाता है तो उसे पल्लवन ऐसा कहा जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, पल्लवन इस बात को लेकर अगर हम समझना और चाहेंगे तो आजकल के जो ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी व्यक्ति होते हैं या समाज के अंतर्गत जाकर जो समाज की सेवा करने वाले समाज सेवक ऐसे जो लोग होते हैं, अथवा कोई प्रवचनकार किसी एक शब्द को लेकर घंटों तक उस एक शब्द को लेकर, किसी एक सुवचन को लेकर, किसी एक उक्ति को लेकर, किसी लोक उक्तियों को लेकर कई घंटों तक ये अपनी बात कहते हैं उस विषय के संदर्भ में, उसी को पल्लवन ऐसा कहा जाता है। इसमें यहाँ जो पल्लवन में जो विस्तार जब हम करते हैं, मैं या हम का प्रयोग नहीं होता है, तो उसका जो विस्तार जब यानी किया जाता है तब एक तृतीय पुरुषों के माध्यम से यहाँ किया जाता है। तो ये जो पल्लवन की जो बात है, जैसे कि कोई अध्यापक आकर किसी संत कबीर जी के दोहा जो होता है 2 पंक्तियों का होता है, और 2 पंक्तियों का विश्लेषण जब कोई अध्यापक अपने उस कक्षा में आधा घंटा तक यानी उसका विश्लेषण करता है, जो कि उस 2 पंक्तियों में जैसे कि 2 पंक्तियां पढ़ने के बाद जो सीधा सरल अर्थ हमें नजर आ रहा था, लेकिन जब आधा घंटे का विश्लेषण जब किसी अध्यापक के माध्यम से किसी दोहे का अगर आप सुनते हैं तो उस दोहे के अंतर्गत का भाव, उसका संदर्भीय अर्थ, उसका जो संदेश है और उसका जो जीवन के प्रति जो प्रेरणा है, ये सारी बातें यहाँ निकाली जाती है। यानी कहने का मतलब है कि गाहगर यानी दोहा क्या कला है, देखिए कि हिंदी साहित्य जगत के बीच ठीक तरह से अगर समझना है, दोहा इस कला काव्य कला को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गाहगर में सागर भरना, उसको दोहा काव्य कला ऐसा कहा जाता है। और पल्लवन इसके विरोध में है। देखिए, गाहगर में से सागर निर्माण करना, गाहगर में से सागर निर्माण करना, इसी को पल्लवन कहते हैं आपकी भाषा में। अगर आपकी सीधी सरल भाषा में इसे मैं समझा दूँ तो उस पर गैर नहीं हो सकता है, तो इसी को पल्लवन ऐसा कहा जाता है। अब देखिए कि विद्यार्थी मित्रों, पल्लवन ये जो आपके अध्ययनार्थ रखा गया है, इसका कारण क्या है, इसकी क्या आवश्यकता है किसी आज के युवकों को, आज के यानी विद्यार्थियों को, या आज के मानव यानी जो मनुष्य प्राणी मात्राओं को, इसकी क्या आवश्यकता होती है? ये केवल यानी साहित्य के साथ जुड़े हुए कोई अध्यापक, कोई लेखक, कोई कवि, इनका ही संबंध आता है, ऐसी बात नहीं होती है पल्लवों को लेकर। तो पल्लवन की जो जरूरत है, हर एक इस धरती के ऊपर जितने भी मनुष्य है, पुरुष है, प्राणी मात्राएं हैं, मनुष्य प्राणी मात्राएं हैं, इसकी अत्यंत व्यवहारिक रूप से अगर देखा जाए तो उसकी आवश्यकता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम विचार करेंगे।
तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, पल्लवन की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए अध्यापक स्पष्ट करते हैं प्रस्तुति एकांकिका में देखिए कि वैज्ञानिक युग में पलने बढ़ने के कारण आज की पीढ़ी लेखकों, कवि, विचारकों आदि के मौलिक विचारों को समझने में अक्षम रहती है। ऐसे समय में पल्लवन हमारी सहायता करता है। पल्लवन व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पल्लवन की क्या आवश्यकता है, इस बात को लेकर अगर थोड़ा सा गहराई में जाकर हम विचार करते हैं, जैसे कि लेखक, कोई विचारक, कोई कवि, पल्लवन की मौलिकता केवल इन लोगों के सामने होती है ऐसी बात नहीं है। इसलिए कभी कभी इन बातों को समझने के लिए कोई किसी उक्ति या जैसे कहा जाता है कि अगर आपकी भाषा में मैं कहूँ तो कोई उक्तियाँ होती है, सुवचन होता है किसी ज्ञानी पुरुषों का, तो सहजता के साथ हम समझ सकते हैं क्या, अगर सीधा सरल यानी उस उक्ति का, कहावत का अर्थ अगर हम सीधा शब्दों के माध्यम से अगर ले जाते हैं तो उस कहावत का, उस उक्ति का, उस सुवचन का जो मूल भाव है, मूल जो विचार है, हम सहजता के साथ समझने में अक्षम होते हैं। इसमें यहाँ कवि भी हो सकते हैं, यहाँ लेखक भी हो सकते हैं, विद्यार्थी हो सकते हैं, सभी लोग यानी क्या है इसमें आ जाते हैं और इस उक्ति में अथवा किसी सुवचन के अंतर्गत जो मौलिक विचार है, इस विचारों को हम आत्मसात नहीं कर सकते हैं और इसके कारण हम ऊपरी तौर से इसका सीधा सरल अर्थ ले लेते हैं और उस बातों को हम समझने में अक्षम रह जाते हैं। इसीलिए इसकी आवश्यकता आज के नए युग के बीच जीने वाले पीढ़ी के लिए इसकी आवश्यकता है। और मनुष्य का शारीरिक विकास तथा बौद्धिक विकास, इसको लेकर अगर देखा जाए तो पल्लवन ये जो बात है समझ कर लेना अत्यंत आवश्यक है व्यावहारिक रूप से, क्योंकि मनुष्य के शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक विकास होना आवश्यक होता है और इसीलिए पल्लवन ये जो बात है इसके लिए सहायक बनती है। पल्लवन का महत्व केवल शिक्षा तथा साहित्य में ही नहीं है, बल्कि उत्कृष्ट वक्ता, पत्रकार, प्रोफेसर, नेता, वकील आदि को भी इस कला का ज्ञान होना चाहिए। इतना ही नहीं, कहानी लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन, समाचार, राजनीति के साथ साथ अन्य अनेक व्यवसायों में भी पल्लवन का प्रयोग होता है। तो पल्लवन को समझना कितना आवश्यक है, कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को अगर लेकर हम सोचेंगे तो केवल इसका उपयोग अध्यापक, छात्रों और कवि लेखकों को ही नहीं है, तो इस समाज के अंतर्गत के अनेक जो क्षेत्र है, अनेक क्षेत्र में जो कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, चाहे वो पत्रकारिता के क्षेत्र के लोग हो, शिक्षा जगत के लोग हो, नेता लोग हो या न्याय के क्षेत्र में काम करने वाले अनेक प्रकार के वकील लोग हो, यहाँ तक कि कोई संवाद करने वाले, विज्ञापन करने वाले, समाचार पत्र के क्षेत्र में काम करने वाले अथवा राजनीति के क्षेत्र के अंतर्गत, ये सब पल्लवन एक कला है और इस कला में जो भी पारंगत होगा वह अपने अपने क्षेत्र में वह परिपूर्ण हो सकता है या अपने अपने क्षेत्र में अच्छी तरह से वह सफल हो सकता है। इसीलिए पल्लवन की आवश्यकता सामाजिक स्तर पर अगर देखा जाए तो हर एक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को ये पल्लवन, ये बात यानी उनके समझ में इस कला को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पल्लवन की विशेषता और पल्लवन की आवश्यकता
यानी किस तरह से हर एक मनुष्य के लिए होती है, ये सारी बातें हमने विद्यार्थी मित्रों समझ लेनी है। तो विद्यार्थी मित्रों, पल्लवन की विशेषताओं को अगर यानी क्या लिखा जाए, यानी क्या अगर देखा जाए, तो हर किसी सूक्ति को, उक्ति को, कहावत को समझने के लिए हमारे पास कल्पनाशीलता का होना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर मौलिकता की तरफ यानी देखने के दृष्टि या विचार करने की क्षमता हमारे पास होनी चाहिए। हमारे सामने यानी क्या है, सृजनात्मकता होनी चाहिए। भाषा का ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है, और वह भाषा प्रभावमयता भी हमारे पास होनी चाहिए। हमारी भाषा शैली सीधी सरल होनी चाहिए। और पल्लवन किसी उक्ति सुक्ति को लेकर अगर हम विश्लेषण करने जा रहे हैं, तो शब्द चयन जो हमारा होना चाहिए ये ठीक उचित होना चाहिए, और सहजता के साथ हम अपने भाव विचारों को अभिव्यक्त करने की कला हमारे पास होनी चाहिए। और इसमें जो भी सुक्ति या किसी उक्ति को लेकर यानी हम स्पष्टता कर रहे हैं, तो वह स्पष्टता जो होती है सीधी सरल भाषा भी होनी चाहिए, क्रमबद्धता के साथ होनी चाहिए। और इसी के साथ यानी हम इस किसी उक्ति या किसी दोहे को लेकर किसी काव्यांश का पल्लवन यानी कर सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, अगर देखा जाए तो पल्लवन का महत्व क्या है मानवीय जीवन के अंतर्गत। हर एक क्षेत्र के बीच जीने वाले जो अनेक प्रकार के व्यक्ति हैं, इनको अपने अपने क्षेत्र के लिए ये व्यवहारिक ज्ञान, ये जो पल्लवन करने की ये जो कला है, ये हर एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। ये बात यहाँ स्पष्ट होती है। तो यहाँ जो है देखिए कि विद्यार्थी मित्रों, पल्लवन को लेकर ये प्रक्रिया किस तरह से होती है। तो किसी विषय को लेकर, किसी उक्ति को लेकर, किसी काव्यांश को लेकर, किसी पंक्तियों को लेकर, अवतरण की पंक्तियों को लेकर इसका विश्लेषण करते समय हमें कौन कौन सी बातों की तरफ ध्यान होना चाहिए, इसको लेकर जो हम देखेंगे पल्लवन के दूसरे भाग में देखेंगे विद्यार्थी मित्रों। तो इस भाग में इतना ही। धन्यवाद।